हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नंबर 16 आज है, जिसमें 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं उससे रिलेटेड भी कुछ एसएस एक्सरे जो है आपको इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया जाएगा। और प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखें और मेरे साथ क्लास के में बने रहें और अपने भी आंसर को मेरे साथ आप बताते रहें, करते रहें, ताकि आपको भी एक एनालिसिस हो पाए कि कितना आपने अभी तैयार कर लिया है और कितना आपको अभी तैयार करना बाकी है। और ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक बार आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उसके बाद आप अपने आप को देखें कि आप कहाँ पर हैं। ओके, तो चलेंगे फ्रेंड्स। अपना पहला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको 2 लिस्ट दिए गए हैं। लिस्ट ए को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है। और आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखिएगा हमार्शिया है। हमार्शिया के सामने देखिए रिकॉग्निशन दिया हुआ है। हमार्शिया के आगे आपको रिकॉग्निशन दिया हुआ है। और पेरीपेटिया के आगे देखिएगा एरर ऑफ जजमेंट दिया हुआ है। और आप जो है देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं लिख दूँ, क्योंकि यहाँ पर रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन दिया हुआ है हमार्शिया के आगे। और पेरीपेटिया के आगे आपको दिया हुआ एरर ऑफ जजमेंट, एरर ऑफ जजमेंट, ठीक है। और एनाग्नोरिसिस की बात करें तो एनाग्नोरिसिस के आगे दिया हुआ है अ पॉज इन अ लाइन ऑफ वर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या, हमार्शिया का संबंध किससे है? रिकॉग्निशन से है कि एरर ऑफ जजमेंट से है कि एनाग्नोरिसिस से है कि सीजूरा से है? तो फ्रेंड्स आप इसको जान लें कि इन सारे वर्ड्स को अरिस्टोटल ने कॉइन किया था। और अरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी की परिभाषा दी थी उसमें इन्होंने क्या कहा था कि हमार्शिया का होना आवश्यक है। हमार्शिया मीन्स होता है ट्रेजिक फ्लॉ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेजिक फ्लॉ, या हम कह सकते हैं एरर ऑफ जजमेंट। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमार्शिया क्या है। तो वी कैन से हमार्शिया ट्रेजिक फ्लॉ और अनदर वर्ड वी कैन से एरर ऑफ जजमेंट। ओके, जैसे अगर हमार्शिया की बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको विलियम शेक्सपियर के हैमलेट से मिल जाएगा। आप देख पाते हैं कि हैमलेट अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है, लेकिन वो अंत तक वो कंफर्म नहीं हो पाता कि उसके चाचा दोषी हैं या नहीं दोषी हैं। क्लॉडियस एक बार वो जाता है हत्या करने, तो देखता है कि उसके चाचा क्लॉडियस भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं, और वो जो है वो अपने आप को संभाल लेता है और सोचता है कि नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। तो यहाँ पर वो इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हु इज़ द क्रिमिनल। ओके, तो चलते हैं, ये हमार्शिया ट्रेजिक फ्लॉ है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर पेरीपेटिया की बात करें फ्रेंड्स, तो आप इसको नोट डाउन करें। पेरीपेटिया को हम सभी बोलते हैं रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, ठीक है। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून का मतलब भाग्य का परिवर्तन। कोई अमीर व्यक्ति गरीब बन जाए और कोई गरीब व्यक्ति और भी विपरीत परिस्थितियों में पहुंच जाए, तो रिवर्सल ऑफ सिचुएशन या रिवर्सल ऑफ सडन रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, और वी कैन से फॉर्चून। ओके, तो यहाँ पर हम सभी देख पाते हैं कि हमार्शिया के आगे, आप इसको अगर नोट करना चाहें तो हमार्शिया के आगे क्या हो जाएगा, ट्रेजिक फ्लॉ या एरर ऑफ जजमेंट हो जाएगा। पेरीपेटिया के आगे आप इसको नोट करें, इसके आगे क्या हो जाएगा, सडन रिवर्सल ऑफ सिचुएशन और फॉर्चून। और सीजोरा का मतलब होता है ए पॉज इन अ लाइन ऑफ वर्स, मतलब जो छोटा सा विराम लेते हैं पोयम को पढ़ते वक्त, दैट इज कॉल्ड पॉज। ओके, एंड इन इंग्लिश लिटरेचर वी कैन से एंड इन अनदर वर्ड सीजोरा। ओके, एनाग्नोरिसिस मतलब होता है सिचुएशन की पहचान हो जाना। मीन्स क्या हो जाएगा, रिकॉग्निशन, मतलब आपको क्या अपने गलतियों का एहसास हो जाए, आपको अपने दुश्मनों का एहसास हो जाए, और आपको उन चीज़ों का भी पता चल जाए जिन चीज़ों से आज तक आप
अनजान थे, दैट इज कॉल्ड एनाग्नोरिसिस। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल देयर आर फोर टर्म्स, hamartia, we can say tragic flaw and error of judgment, peripetia we can say reversal of fortune or situation, and anagnorisis that is called recognition, and last one आपका कैथारिसिस था, जिसको प्यूरगेशन या हम लोग कहते हैं एरर, ये फियर ऑफ पिटी एंड सिचुएशन ऑफ पिटी एंड फियर। ओके, दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं प्योरगेशन ऑफ इमोशन। ओके, तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन का कंप्लीशन हो गया है। मिलान की बात करें तो देखिएगा, हमार्शिया था पहला, तो पहले का हम सभी का हमार्शिया के आगे क्या था, एरर ऑफ जजमेंट। तो पहले का दूसरा किस ऑप्शन में है, पहले का दूसरा दूसरे ऑप्शन में, इट मीन्स बी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। इस बात को ध्यान रखें फ्रेंड्स, कूट वाले प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कूट वाले प्रश्न ही प्रत्येक विद्यार्थी को कंफ्यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है क्वेश्चन को समझने का, आप थ्योरी पढ़ें, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करते चलें। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन ऑल लाइन of poetry runs, one line of poetry runs into the next with no punctuation to slow the reading, it is a case of, option 1 is caesura, second option is consonance, and third one is enjambment, and last one is hyperbole। which option is our right answer? write in कमेंट बॉक्स। ओके, यहाँ क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्टाइल है जब आप पोएट्री की लाइनों को एक लाइन से दूसरे लाइन में पहुंचा देते हैं बिना किसी पंक्चुएशन के। पंक्चुएशन मीन्स फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, फुल स्टॉप। ओके, तो ये सब पंक्चुएशन होंगे, इनका प्रयोग जहाँ होना चाहिए वहाँ ना हो, दूसरी जगह पर हो जाए जहाँ नहीं होना चाहिए, या अंतिम शब्दों के पहले, दैट इज कॉल्ड इंजैम्बमेंट। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा, रन ऑन लाइन भी इसको कहा जाता है, रन ऑन लाइन। ठीक है, इसका दूसरा नाम है रन ऑन लाइन, और वी कैन से इंजैम्बमेंट। ओके, सीजोरा मीन्स पॉज होता है, आपने देख ही लिया। हाइपरबोल मीन्स होता है बढ़ा चढ़ा के कहना। कॉन्सोनेंस मतलब रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज कॉन्सोनेंस, रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड, दैट इज कॉल्ड असोनेंस, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल बोथ, तो हो जाएगा अलिटरेशन। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्यूरिटन्स अंडर द रूल ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल एंड हिज कॉमनवेल्थ शट डाउन ऑल इंग्लिश थिएटर्स ऑन रिलीजियस एंड मोरल ग्राउंड्स। इन विच ईयर, आप क्या कहेंगे, कौन से समय में। यहाँ कह रहा है, पूरे क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, कह रहा है आप उस पीरियड को पहचाने जब प्यूरिटन का ओलिवर क्रॉमवेल के अंतर्गत रूल चल रहा था और कॉमनवेल्थ पीरियड आया, और कॉमनवेल्थ ने पूरी तरह से क्या कर दिया, रिलीजियस और क्या कह सकते हैं, रिलीजियस और मोरल ग्राउंड को फैला दिया और थिएटर को शट डाउन कर दिया। तो आप अगर देखें फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में आपको कहीं पर मिलेगा 1658 टू 1660, सेकंड में 1649 टू 1660, एंड थर्ड में 1642 टू 1660, और लास्ट में मिल जाएगा 1625 टू 1649। लेकिन बस आप ध्यान रखिएगा, क्या 1642 में एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आता है, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में आपको थिएटर पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, थिएटर पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाता है, बट प्यूरिटन एज नहीं स्टार्ट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 1649 ईस्वी में वी कैन से इन 1649 ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया तो बिहेड कर दिया गया चार्ल्स फर्स्ट को, तब जाकर के कॉमनवेल्थ पीरियड और प्यूरिटन एज की स्टार्टिंग होती है, बात को समझिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर नहीं होगा। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट।
बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, 1642 में थिएटर तो पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया और 1660 ईस्वी में वो रीओपन हुआ आफ्टर, क्या कह सकते हैं, सक्सेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड, एंड वी कॉल इन इंग्लिश लिटरेचर रेस्टोरेशन एज 1662 टू 1798 होता है, और उसी को 3 भागों में बांट देते हैं, 1600 से 60 से 1700, 1700 से 1745 एंड 1745 से 1798। लेकिन जो रेस्टोरेशन पीरियड होता है, मोनार्की रीस्टोर होती है, चार्ल्स सेकेंड बुलाए जाते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर से रीओपन हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो अच्छे से समझ लें, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि बेहेड तो किया गया था 1649 में ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा, और ओलिवर क्रॉमवेल 1658 में इनकी मृत्यु होती है। इनके सन रिचर्ड क्रॉमवेल आते हैं, वो उतने अच्छे शासक नहीं हो पाते हैं, और इस वजह से इंग्लैंड वाले फिर से स्टुअर्ट डायनेस्टी के वंशज को फिर बुलाते हैं और चार्ल्स सेकेंड को ससम्मान बुलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 1649 से 1660 होगा। अगर आप 42 से 60 करते हैं तो क्वेश्चन में सिर्फ थिएटर क्लोज होने की बात नहीं है, कॉमनवेल्थ स्टार्ट हुआ और मोरल और रिलीजियस पूरा ओवरऑल स्टार्ट हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और भी आइडेंटिफाई कर दिया जाए। देखिए 1658 से लेकर के 1660 तक रिचर्ड क्रॉमवेल थे, 49 से 60 प्यूरिटन एज चला ओलिवर क्रॉमवेल, 42 से 60 की बात करें फ्रेंड्स तो थिएटर क्लोज था, और 25 से 49 की बात करें तो आपका चार्ल्स फर्स्ट का जो है ड्यूरेशन था। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज अ मॉक हीरोइक पोयम। अ मॉक हीरोइक पोयम, अब कह रहा है कि कोलन, अब बताएंगे ऑप्शन के अनुसार मॉक हीरोइक पोयम क्या होता है मित्र। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आप इपिक पोयम जो होता है वो इपिक पोयम की ही स्टाइल में लिखा जाता है, मॉक इपिक। ध्यान रखिएगा, मॉक एपिक, जिसके मास्टर माने जाते हैं अलेक्जेंडर पोप, और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा द रेप ऑफ द लॉक, और ये 1612 में आप देखते हैं 2 कैंटोज में आया था, और 1712 में आया था, 1714 में आपको मिल जाता है कि ये 5 कैंटो में आया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो है ये इपिक की ही स्टाइल में देवी का भी आह्वान किया जाता है, इसमें परियां दिखाई जाती हैं, इसमें मतलब योद्धा का गुण दिखाया जाता है। देयर आर मेनी, कह सकते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स रिलेटेड टू इपिक दैट इज कॉल्ड मॉक इपिक। तो मास्टर ऑफ मॉक इपिक को माना जाता है अलेक्जेंडर पोप को। अब मॉक इपिक पोयम को ही मॉक हीरोइक पोयम भी कहा जाता है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट जरूर फ्रेंड्स डालें, ताकि मुझे तक आपके मन की बात पहुंच सके और मुझे भी पता चल सके कि मेरे स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड्स, मेरे विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चंस को लेकर के, क्लासेस को लेकर के किस प्रकार की विचारधारा चल रही है। ओके, तभी ना हम कुछ चेंजेस कर पाएंगे जो हम चाहते हैं चेंज करना, और क्या आपको चाहिए, किस प्रकार का आपका तैयारी का लेवल है, उसी प्रकार से क्वेश्चंस भी मैं लाने का प्रयास करूंगी। ओके, आई थिंक आप सभी मेरी बातों से सहमत होंगे, तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट आप ज़रूर लिखें। आप जो है मेरी कमियां बताएं, मेरी अच्छाइयां बताएं, आपको क्लास को लेकर के कैसी आवश्यकता है उसको बताएं, ताकि मुझे पता चल सके व्हाट डू यू वांट। ओके, तो चलिएगा, व्हाट इज अ मॉक हीरोइक पोयम, तो दैट इज कॉल्ड मॉक एपिक। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना। ठीक है, मॉक्स एट हीरोइक प्रीटेंशंस इन पोएट्स एंड क्रिटिक, तो बात गलत हो गई है ना, इरादतन क्या करना, पोएट्स की और क्रिटिक्स की मॉकिंग करना, यानी मजाक बनाना नहीं। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, मॉक हीरोइज्म एंड एग्जेगरेटेड इन वर्च्यू इन ऑल, बस बिल्कुल सही, यही तो आपका करेक्ट है। ठीक है, तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, यूजेज अ हीरोइक स्टाइल डिराइड एयर्स एंड अफेक्शंस, इसको आप देख पा रहे हैं ना,
यहाँ पर आप देखिएगा यूजेज अ हीरोइक स्टाइल, इसके बाद क्या है, डिराइड एयर एंड अफेक्शंस। यस, ये सही है, बी ऑप्शन भी सही लग रहा था बट बी नहीं सही है फ्रेंड्स, डी भी नहीं सही है। देखिए एग्जैगरेट मतलब तो होता है बढ़ा चढ़ा करके कहना, नहीं। मॉक हीरोइज्म इन एग्जैगरेटेड इन वर्च्यू इन ऑल इपिक्स, तो इपिक्स की बात नहीं, यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट मॉक इपिक, ठीक है। इसलिए क्या कहे जाएंगे, हीरोइक स्टाइल में डिराइड्स एयर्स एंड अफेक्शंस, यानी कि जो भी बातें कही जाए परियां हों, है ना, और फिर छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, देवी का आवाहन करना, जैसे आप देखते हैं कि देवी का आवाहन किया जाता है, फिर जो है परियां और निम्स एरियल से सब बेलिंडा की रक्षा करती हैं, बेलिंडा के सपने में आती हैं परियां, उनको आगाह करती हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं। तो हम सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट इज अ नियोलॉगिज्म, तो नियोलॉगिज्म क्या होता है बताइएगा। पहला ऑप्शन, अ वर्ड विथ रूट्स इन अ नेटिव लैंग्वेज, मतलब एक ऐसा शब्द आप उठा लो जो नेटिव लैंग्वेज में जिसकी ओरिजिन होती है, रूट्स मतलब जड़ें, ठीक है। और देखिएगा दूसरा ऑप्शन, अ वर्ड हुज मीनिंग चेंजेस विथ एवरी रिन्यूड, ये भी आपका ऑप्शन है। तीसरा देखिएगा न्यूली क्वाइंड, यस फ्रेंड्स आपको मिल गया ना, न्यूली क्वाइंड से यही अपना आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब किसी शब्द का नया आविष्कार करना। न्यूली काइंड या न्यूली वर्ड क्वाइंड आर यूज्ड इन अ न्यू सेंस, दैट इज कॉल्ड नियोलॉगिज्म, ठीक है। कह सकते हैं नव शब्द संग्रह या नव शब्द निर्माण, नियो मीन्स नया होता ही है, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, विलियम शेक्सपियर्स जूलियस सीजर एंटनी एंड क्लियोपेट्रा कोरियोलेनस, तो सबसे पहले ये कौन सा प्ले है, ऑप्शन ले लीजिए फ्रेंड्स। दो मैं अपने तरफ से वाला है, जूलियस सीजर क्या है, ऑप्शन की रोमन प्ले है, हिस्टोरिकल प्ले है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा रोमन प्ले है, हिस्टोरिकल प्ले है, या कोरियोलेनस रोमन प्ले है, हिस्टोरिकल प्ले है, या तीनों रोमन है, क्या ऑप्शन देंगे आप फ्रेंड्स। इसको याद रखिएगा कि रोमन प्लेज जो है जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और कोरियोलेनस, ये तीनों रोमन प्लेस की कैटेगरी में आते हैं, और ट्रेजेडी तो है ही है, ठीक है, तो रोमन प्ले है। अब इनका सोर्स कहाँ से लिया गया है, तो देखिएगा पहला ऑप्शन मिल रहा है होलिनशेट क्रॉनिकल, दूसरा फॉक टेल्स एंड लीजेंड्स, तीसरा ओल्डर रोमन प्लेज, और चौथा प्लूटार्क लाइव्स से, बताइएगा। तो प्लूटार्क लाइव्स से, इसकी स्पेलिंग देखें, PLUTARCH और एपॉस्ट्रॉफी S, ये पूरी स्पेलिंग है, ठीक है, और लाइव्स तो है ही, ठीक है। प्लूटार्क लाइव्स के जो थॉमस नॉर्थ का ट्रांसलेशन है, तो यहाँ से उठा करके इसको सोर्स विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। होलिनशेट क्रॉनिकल भी विलियम शेक्सपियर का सोर्स है, बाकी बी और सी एकदम जो है एकदम से गलत आंसर है। होलिनशेट क्रॉनिकल भी इनके अच्छे खासे प्लेस का सोर्स बनता है, और प्लूटार्क लाइव्स इन तीनों का सोर्स है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्वेश्चन नंबर, अब आप अगर समय की बात करें तो विलियम शेक्सपियर का जो जूलियस सीजर था ये 1599 आता है, और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा आप देखिएगा तो जूलियस सीजर से ही एंटोनी और क्लियोपेट्रा कह सकते हैं, मिलते जुलते कुछ कैरेक्टर्स हैं, और कोरियोनेलस भी इनका रोमन प्ले है, ठीक है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कह रहा है शैली वॉज एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड मतलब होता है निकाल दिया जाना, ठीक है, फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू द पब्लिकेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, नेसेसिटी ऑफ अथेइज्म, या ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, या मास्क ऑफ एनार्की, बताएं किसकी वजह से शैली को निकाल दिया गया था यूनिवर्सिटी से, और बाद में ये विलियम गॉडविन के संपर्क में आते हैं, फिर उनकी बेटी मैरी गॉडविन से शादी कर लेते हैं। तमाम फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने नेसेसिटी ऑफ अथेइज्म लिखा था, और
1811 में लिखा था, इसको ध्यान रखिएगा। अगर शैली के जन्म की बात करें तो 1822 में इनकी मृत्यु होती है और 1795 में इनका जन्म होता है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। 1811 में आप देखिएगा इनको नेसेसिटी ऑफ अथेइज्म की वजह से एक्सपेल कर दिया गया था, ठीक है ना। और आप देखें किसके साथ किया गया था, दीज आर मेनी फैक्ट्स। तो यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश पोएट थे ये, और इनको किसके, इनके मित्र थॉमस हॉग। ये क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है, क्योंकि शैली तो ऐसे पोएट हैं, रिवोल्यूशनरी पोएट, जो कहीं पे भी पूछे जाते हैं। रोमांटिक एज के बहुत ही एकदम कह सकते हैं, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते, इनको नहीं छोड़ सकते, किट्स को नहीं छोड़ सकते, विलियम वर्ड्सवर्थ को नहीं छोड़ सकते, ये सब लैम्ब को नहीं छोड़ सकते। तो कुछ ऐसे हैं, जब रोमांटिक एज पूछेगा तो इनको जरूर पूछेगा, शैली को बिना इनके काम नहीं चलने वाला। तो विदाउट स्टडिंग अबाउट पीबी शैली यू कैन नॉट गो थ्रू द एग्जामिनेशन। तो चलिएगा, यहाँ पर आपको मिल गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनके मित्र थॉमस हॉग के द्वारा निकाल दिया गया था, ठीक है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। द टाइटिल ऑफ विलियम फकनर्स साउंड एंड फरी। तो ये बताएं, साउंड एंड फरी जो विलियम फकनर की टाइटिल है, ये कहाँ से ली गई है बताना है, और कब लिखी गई थी ये भी बता डालें, कौन सी टेक्निक यूज हुई है ये भी बता दें। दीज आर 3 क्वेश्चंस। ओके, बताइएगा, आपको बताना है साउंड एंड फरी कब लिखा गया था और कहाँ से इसका जो है इन्होंने ये वर्ड उठाया है, और बताइएगा कि इसमें कौन सी टेक्निक विलियम फकनर ने यूज़ किया है। ओके, चलिए बताइए, आंसर करिए। पीजीटी में बिना फकनर के पढ़े आप जा ही नहीं सकते हैं। फकनर से क्वेश्चन पूछे और साउंड एंड द फरी न पूछे, कहा ही नहीं जा सकता। ओके, चलिए हम बता देते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ से लिया गया है, नोट डाउन भी करते रहें। मैकबेथ से लिया गया है साउंड एंड फरी, और तीनों चुड़ैलें कहती हैं ना कि फेयर एंड फाउल, फाउल एंड फेयर, है ना। इसके बाद साउंड एंड फरी ऐसे लाइन है। तो ये विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ से लिया गया है। और ये है एक लाइन, कौन सी लाइन है, आई एम टेलिंग यू, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ये है ना, लाइफ इज टेल टोल्ड बाई एन इडियट, इसके बाद फुल ऑफ साउंड एंड फरी, इस तरीके से है लाइफ इज टेल। ये मैकबेथ कहता है, ठीक ना, कि जीवन एक क्या है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई, एक जो है कहानी है जो किसी मूर्ख ने कही है, पूरी तरह से ये हार्श साउंड से और कर्कश भरी ध्वनियों से भरी हुई है, ठीक है। एक्ट 5 सीन 5, ये इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलिएगा, इसको आपने समझ लिया। ये इसका समय भी नोट करें, 1959 में यानी 1959 में साउंड एंड फरी आया था। और इसमें आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसमें देखेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, इस टेक्निक का यूज़ सबसे पहले विलियम जेम्स ने किया था अपने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम की किताब में। वर्जीनिया वुल्फ भी इसका यूज़ करती थी, लेकिन इस वर्ड के पॉइनियर माने जाते हैं विलियम जेम्स। और आपका देखते हैं आप कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी उनकी बुक है जिसमें उन्होंने किया था। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, विचारों की धारा। ओके, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अपना उत्तर हो जाएगा। और बाकी मार्लो की बात करें तो मार्लो को आप देख लीजिएगा, इनका 1564 से लेकर के 1564 से लेकर के और 1593 तक इनका लाइफ चलता है। विलियम शेक्सपियर को कौन नहीं जानता, 1564 से लेकर के 1616 तक इनका है विलियम शेक्सपियर का। इसके बाद आप देखिए बेन जॉनसन की बात कर लें तो बेन जॉनसन को यहाँ पर अनऑफिशियल फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं, है ना। येलो बाइल है, ब्लड है, पेलगम है, और क्या है, ब्लैक बाइल है। इस तरीके से 4 है जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है।
वॉल्पोहन है, अल्केमिस्ट है, और आप देखते हैं एवरी मैन इन इज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर, बहुत सारे इनके फेमस कॉमेडी हैं। अगर इनके समय की बात करेंगे तो 1572 से लेकर के 1637 तक इनका लाइफ स्पैम है। और जॉन ड्राइडन ऑल फॉर लव भूल ही नहीं सकते कोई लोग, 1631 से लेकर के 1700 तक इनका है, ठीक है। ये रेस्टोरेशन एज के हैं, हीरोइक कपलेट की वजह से फेमस हैं, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। ओके, तो आई होप आपने समझ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। विच रोमांटिक पोएट क्वाइंड द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम। पहला देख लीजिए जॉन किट्स ने, दूसरा शैली ने, तीसरा वर्ड्सवर्थ ने। तो इसको नोट कर ले फ्रेंड्स। प्रिल्यूड जो इनकी बुक थी, आप इसको नोट करें। द प्रिल्यूड जो इनकी किताब है, उसमें 12वीं किताब में, वैसे तो टोटल 14 किताब है ना, एवरीबडी नोज। द प्रिल्यूड के 12वीं किताब में इन्होंने स्पॉट्स ऑफ टाइम का, यानी 12th बुक में स्पॉट्स ऑफ टाइम का जो है ये फ्रेज यूज़ किया है। और प्रिल्यूड आप जानते हैं कि ये जो है प्रिल्यूड का पूरा नाम पहले था ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड पोएम टू कॉलेज, ये प्रकार का नाम था। लेकिन 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी मैरी हचिंसन ने इसको पब्लिश करवाया था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 14 किताब है, इसको ध्यान रखिएगा। और आप कह सकते हैं ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर, आप चलेंगे 10th पर। किड्स का और शैली का तो आप डेट ऑफ बर्थ जानते हैं, डिकेंस का भी जान लें। तो चार्ल्स डिकेंस का डेट ऑफ बर्थ 1800 आपका देखते हैं 12 से लेकर के 1870 तक है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। 1812 से 1870 तक है, ठीक। और शैली का 1892 से 1882 तक है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। शैली का डेट ऑफ बात करें तो 1792 से लेकर के 1822 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और किड्स का 1795 से लेकर के 1821 डेट ऑफ बर्थ है। और आप देखते हैं कि किड्स की मृत्यु पर शैली ने एडोनाइज लिखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। आयम्बस इज अ मैट्रिकल फूट कंसिस्टिंग ऑफ 3 syllables, 2 syllables, 1 syllables, 4 syllable। तो आयम्बस को आयम्बिक भी कहते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप, आयम्बिक कहते हैं, आयम्बस को आयम्बिक कहते हैं, ठीक है। आयम्बिक, और ये क्या होता है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस इस स्टाइल में चलता है। इसका जस्ट अपोजिट ट्रॉकी चलता है। तो आप इसको ITSDAP याद कर सकते हैं, ITSPAD, यानी कि आयम्बिक का उल्टा ट्रॉकी, इसको ध्यान रखिएगा। आयम्बिक का उल्टा ट्रॉकी, और एस का यानी कि स्पॉन्डाइक का उल्टा पायरिक, और एनापेस्टिक का उल्टा एडी डाक्टाइलिक, ठीक है। ये आपका फूट होता है, यानी कि अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेस चलेगा, अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, तो स्ट्रेस अनस्ट्रेस उल्टा चलता है। और स्पॉन्डाइक का उल्टा पायरिक, और जो है एनापेस्टिक का उल्टा डाक्टाइलिक होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया है, 3 सिलेबल नहीं होंगे, 2 सिलेबल का जोड़ा होता है, ठीक है। तो 10th का अपना बी आंसर होगा, 10th का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एनी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने स्तर से सभी प्रश्नों को ऑप्शन के चारों ऑप्शन को कंफर्म करने का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, अगर आपके हर विद्यार्थी अलग अलग मन मस्तिष्क से क्लास में आता है, तो अगर आपको तनिक सा भी जो है कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा हो, या लग रहा हो कि मतलब ये टॉपिक पे और बढ़िया से मैम समझा दें तो अच्छा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि किस विद्यार्थी को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो वैसे क्वेश्चंस मैं फिर से ढूंढ के लाऊंगी आपके लिए, और उसमें मैं जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगी। ओके, आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। AC ब्रॉडलेज शेक्सपियर ट्रेजेडी, ये पब्लिश कब हुआ? तो फ्रेंड्स 1904। आप इसको याद कर लें, इसको लिख लें, आपके पास बहुत सारा समय है, चाहे जिससे आप उसको यूटिलाइज करें। तो देखिए 1904 में आप क्या कहेंगे, ये इन्होंने लिखा था, ठीक है, AC ब्रॉडले ने, ठीक है। इनका पूरा नाम आप देखें तो इनका पूरा नाम एंड्रयू है, एंड्रयू, और सी से आपका सेसिल, CECIL सेसिल
और ब्राडले आप जानते हैं। तो एंड्रयू सेसिल ब्राडले, इनके लाइफ की बात करें तो 1851 में इनका जन्म होता है और 1935 में इनकी मृत्यु होती है। सोचिए कितना आधुनिक है, समझ में आ रहा होगा। और आपका फिर आप और बढ़ जाएं तो ये लिटरेरी स्कॉलर भी थे और इनके शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम से 1904 में और ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री नाम से 1909 में रचना आई थी। ओके, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 12, टेनिसन्स पोयम अबाउट वोमेन्स राइट एंड वोमेन्स स्पेयर, बताएं इन मेमोरियम में क्या ऐसी बात कही गई है? नहीं ना, ये तो एक एलिजी है भाई। ऑथर हेनरी हेलम की याद में इन्होंने लिखी है, जिनकी ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो जाती है। और आप देख पाते हैं सेरेब्रल ब्रेन हेमरेज से वियना में, और इन 1833 में होती है। 34 में लिखना शुरू करते हैं और 17 साल इनको लग जाता है इसको कंप्लीट करने में, और 1850 में पब्लिश करवाते हैं। और इसमें आपने देखा है कि क्वीन विक्टोरिया इसके लिए बड़ी, मतलब चूंकि 1850 में पोएट लॉरिएट भी हो गए थे, क्वीन विक्टोरिया के पढ़ करके बहुत सुकून भी मिलता था। यूलिसीज की बात करें तो यूलिसीज एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो 1833 में कंप्लीट किया गया था, 1842 में पब्लिश किया गया था। टेलीमिकस उनका बेटा है यूलिसीज का, और पेनेलोप उनकी वाइफ है, और इथाका के वो किंग हैं। प्रिंसेस की बात करें फ्रेंड्स तो प्रिंसेस ही अपना करेक्ट आंसर होगा। प्रिंसेस करेक्ट आंसर है। अब मॉड मोनोड्रामा है तो ये नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। प्रिंसेस में ये इन्होंने महिलाओं के हक की बात कही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलें। द किंग जेम्स बाइबल वॉज पब्लिश्ड इन, सोचिए कैसे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, मिलते जुलते, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, परंतु आप ध्यान रखिएगा। 1603 में जेम्स राजा बनते हैं, यानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद 1603 से 1625 तक जेम्स फर्स्ट का शासन होता है। ठीक है, शासन होता है, और 1625 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, 1625 से 1649 तक चार्ल्स फर्स्ट राजा बनते हैं। 1611 में इन्होंने बाइबिल को मतलब पब्लिश करवाया था, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबिल। 1642 में तो चर्च पूरी तरह से थिएटर पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया था, प्लेग भी फैल गया था इंग्लैंड में। ठीक है, और सिविल वार भी शुरू हो गया था। ठीक है, अब आप देखेंगे और आगे बढ़ें तो आप देख पाते हैं कि 1611 में इन्होंने इसको के किंग्स जेम्स और जो है वी से वर्जन, ठीक है, किंग जेम्स वर्जन बाइबिल माना जाता है, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबिल माना जाता है 1611 में। और भी बात करें तो एवी भी इसको कहीं कहीं मिल जाता है, एवी बराबर ऑथराइज्ड वर्जन, और इसको क्या कहा जाता है, किंग जेम्स बाइबिल। तो इसके कई नाम है, कौन कौन से नाम है फ्रेंड्स, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। पहला देखेंगे किंग जेम्स वर्जन KJV, दूसरा ऑथराइज्ड वर्जन AV, और तीसरा इसका नाम है KJB यानी किंग जेम्स बाइबिल। देयर आर 3 नेम्स। ओके, तो ये आया था, और ये क्या था, ये क्रिश्चियन बाइबिल का क्या था, इंग्लिश ट्रांसलेशन था क्रिश्चियन बाइबिल का, और 1604 में शुरू किया गया था। बहुत सारे फैक्ट्स आपको मैं देने का प्रयास करती हूँ। 1604 में ये ट्रांसलेशन शुरू किया गया था क्रिश्चियन बाइबिल का, और इसको कंप्लीट किया गया था, आप ध्यान रखिएगा, 1611 में, यानी 1611 में। और अब फिर आगे बढ़ेंगे। 39 बुक्स जो थे, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, समय थोड़ा कम पड़ जाता है फ्रेंड्स, इसलिए लगता है कि क्लास लंबी ना हो जाए, बच्चे जो है मन ना लगा पाएँ, बोर होने लगे, इसलिए जो है प्रयास यही रहता है कि आपको कम समय में ज़्यादा फैक्ट दिए जाएं। तो 39 बुक आप समझ लेंगे ओल्ड टेस्टामेंट का था, ओल्ड टेस्टामेंट का, और 27 बुक न्यू टेस्टामेंट का था। ठीक है, न्यू टेस्टामेंट का आप समझ पा रहे होंगे, ध्यान रखें फिर से। 1604 में शुरू किया गया इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ क्रिश्चियन बाइबिल, ठीक है, इंग्लैंड के चर्च के लिए 1604 में, 1611 में कंप्लीट हुआ, और ये 39 बुक्स का ट्रांसलेशन ओल्ड टेस्टामेंट का हुआ,
और 27 बुक का ट्रांसलेशन न्यू टेस्टामेंट का हुआ। ओके, तो यहाँ पर किंग जेम्स के खुद के संरक्षण में ऐसा किया गया। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 का क्वेश्चन देखेंगे। आई एल मिलिग्रो और फेब्रो, मिगिल्योर और फेब्रो, ये शब्द आई एल मिगिल्योर फेब्रो ये टी.एस. इलियट ने किसके लिए यूज़ किया है? क्या W.B. ईट्स हैं, या इजरा पाउंड है, या W.H. ऑर्डन है, या नन ऑफ दीज हैं? तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिए, ये एक अमेरिकन पोएट थे इजरा पाउंड। ये वेस्टलैंड जो 1922 में इन्होंने पब्लिश करवाया था, सबसे पहली बार द क्राइटेरियन में यूनाइटेड किंगडम में, और दूसरी बार द डायल में आपका यूनाइटेड स्टेट में। सीडी याद रखिए, तो पहली बार आपका अक्टूबर में आया था क्राइटेरियन में, और नवंबर में डायल में, और दिसंबर में किताब के रूप में मार्केट में आया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने इजरा पाउंड को आई एल मिग्लियोर फेब्रो कहा है। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आया है। द बेटर क्राफ्टमैन। क्यों कहा भाई, आप बता सकते हैं? CRAFTMAN, क्राफ्ट्समैन। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं फ्रेंड्स कि जब इन्होंने ये जो वेस्टलैंड थी, ये 434 लाइन की कविता है वर्तमान समय में, बट जब ये लिखी गई थी तो और लंबी थी। तो जब एजरा पाउंड ने इसको देखा तो उन्होंने टी.एस. इलियट को सलाह दिया कि आप इसको छोटा करें, बहुत लंबा हो जाएगा और लोग नहीं पढ़ पाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो किड्स ने इसको छोटा किया। इसके 5 पार्ट हैं, इसके बाद भी तो सोच लीजिए, पांचों पार्ट का अगर हम लोग क्रम की बात करें तो पहले होता है द बरियल ऑफ द डेड, दूसरा है गेम ऑफ द चेस, और तीसरा है द फायर सरमन, आप इसको ध्यान रखिए, और चौथा है डेथ बाय वाटर, और पांचवा है व्हाट द थंडर सेड। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आता है, तो पहला आप सुन ले, द बरियल ऑफ द डेड, दूसरा गेम ऑफ द चेस, तीसरा आपका द फायर सरमन, और चौथा व्हाट द डेथ बाय वाटर, और पांचवा व्हाट द थंडर सेड। आप सोच लीजिए, पहले मृत्यु होती है, फिर गेम खेला जाता है चेस का, फिर आग लगती है, फिर पानी आता है, फिर सब कुछ गड़गड़ाहट के साथ शांति शांति शांति, बृहदारण्य उपनिषद संस्कृत से लिया गया शब्द है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, फ्री वर्स में लिखी गई पोयम है। आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और एग्जाम के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। 15 क्वेश्चन को देखेंगे। द नंबर ऑफ पोयम इन सिडनी सोनेट सीक्वेंस एस्ट्रोफल एंड स्टेला, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फिलिप सिडनी की बात हो रही है। ठीक है, रेनेसेंस जो है ये एक प्रकार के पोएट थे, प्ले राइट थे। तो इनका जो सोनेट सीक्वेंस था, जिसका नाम है जो है अरिस्टोफेल एंड स्टेला। तो कितने सोनेट थे? तो याद रखिए 108 सोनेट का सीक्वेंस था, यानी 108 सोनेट्स इन्होंने क्या किया था, लाया था। और यहाँ पर देखिएगा कहाँ से लिया गया, ये शब्द की बात करें तो ग्रीक वर्ड एस्टर, इसको ध्यान रखिएगा, ASTER, एस्टर मने स्टार होता है। ठीक है, कितना बढ़िया फैक्ट है, ईस्टर मने स्टार होता है। एस्टर मतलब ग्रीक वर्ड है ये, और फिल जो है ये इसका मतलब लवर होता है, और स्ट्रोफेल एंड स्ट्रेला। तो एस्टर और फेल यानी कि क्या हो जाएगा, स्टार और लवर। ठीक है, 108 सोनेट का ये कलेक्शन था। इट वाज कलेक्शन ऑफ 108 यानी 100 सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का 108 कलेक्शन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड पहली बार कब पब्लिश हुआ? तो अभी आपको बताया गया। पहले आप CD याद रखें, यानी क्राइटेरियन, तो पहले इंग्लैंड में यानी यूनाइटेड किंगडम में, या दूसरी बार द डायल में तो यूनाइटेड स्टेट्स में। समय की बात करें तो अक्टूबर पहले आएगा, C पहले आएगा, नवंबर बाद में आएगा, D बाद में आएगा। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। ओके, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लंदन मैगजीन का संबंध उनसे था, चार्ल्स लैम्ब से। क्वेश्चन नंबर 7, इपिथैल्मियम क्या है? मॉर्निंग सॉन्ग नहीं है, मॉर्निंग सॉन्ग एलिजी होता है। इयोलॉजी मतलब प्रशस्ति लेख, किसी के प्रशंसा में लिखा गया। और
फ्यूनरल सॉन्ग मतलब डर्ज या एलिजी मिलता जुलता है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूपिटल सॉन्ग या मैरिज सॉन्ग ये क्या होता है? तो न्यूपिटल सॉन्ग या मैरिज सॉन्ग आपका इपीथेल्मियम और प्रोथेल्मियम होता है, जिसको जो है पहली बार एडमंड डिस्पेंसर ने अपनी पत्नी के लिए यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे अपनी दुल्हन के लिए जिस रास्ते से वो आती थी उस मैरिटल चैम्बर पर गाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाएं। द quotation when a man is capable of being uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason is a definition of पहला negative capability, secondary imagination, criticism of life and dissociation of sensibility। बताएं। निगेटिव कैपेबिलिटी ही है, आप ध्यान रखें ये कीट्स ने यूज़ किया था, जॉन कीट्स की बात हो रही है। जन्म की बात करें तो 1795 में जन्म और 1821 में मृत्यु। ठीक है, तो ये निगेटिव कैपेबिलिटी का प्रयोग उन्होंने कब किया था मित्रों? तो 1817 में 1817 में अपने भाई जॉर्ज और थॉमस को उन्होंने पत्र लिखा था। उसी पत्र में विलियम शेक्सपियर के संबंध में उसको उन्होंने यूज़ किया था कि नकारात्मक क्षमता धारण करने की क्षमता विलियम शेक्सपियर में है। ओके, आगे बढ़ेंगे। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी तो टी.एस. इलियट का है, मेटाफिजिकल पोएट में यूज़ किया है। क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ मैथ्यू आर्नोल्ड का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो ये हो जाएगा द बेंच का यूज़ किया जाता है, जैसे आपको बताया गया है क्राउन के लिए आप राजा के लिए क्राउन का यूज़ करें, कार के लिए पहिए का यूज़ करें, राष्ट्रपति के लिए व्हाइट हाउस का यूज़ करें, ऐसे कुछ होते हैं। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? बेंच का प्रयोग जज के लिए किया जाता है तो मेटानमी नेम चेंज। ओके, तो ये नेम चेंज हो जाएगा। मेटानमी मेटाफर में किसी चीज़ को कोई चीज़ कह देना, जैसे लाइफ इज़ अ ड्रीम। और अंडर स्टेटमेंट्स मीन्स होता है किसी बड़ी चीज़ को छोटी कह के, जैसे कोई बहुत बढ़िया फ्लाइंग कलर से पास हुआ तो आप कहो अरे ऐसे पास हो गया होगा, अरे ऐसे ही पास हो गया, तो ये क्या है? बड़ी चीज़ को आपने नॉर्मल सा फील करा दिया। हाइपरबोल का उल्टा अंडर स्टेटमेंट होता है। हाइपरबोल मैंने बढ़ा चढ़ा के कहना, अंडर स्टेट मतलब सत्यता को भी घटा देना। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट देखिए 20 क्वेश्चन 20th क्वेश्चन। अब मेट्रिकल फूड कंटेनिंग स्ट्रेस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस। अभी आपको बताए कि स्ट्रेस अनस्ट्रेस क्या था? आयम्बिक था अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस। तो आई का उल्टा टी था। अगर आपने क्लास को बढ़िया से अटेंड किया तो आपने समझा होगा कि मैम ने बताया है आई का उल्टा टी यानी आयम्बिक का उल्टा ट्रॉकी। तो आयम्बिक में अनस्ट्रेस स्ट्रेस चल रहा था तो इसमें स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, तो ये ट्रॉकी कहलाता है। फुट तो गिनने के बाद होगा, एक फुट में 2 सिलेबल होते हैं। राइम और अंत के दुकान को कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ऐसे धीरे धीरे ही सही बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको दिए जाएंगे और 20 क्वेश्चंस ही दिया जाता है ताकि फ्रेंड्स आपको बोरियत ना महसूस हो और आपको मज़ा आए। मज़ा के साथ साथ आप सीख जाएं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को, क्योंकि कई बार होता है जब आप एकदम से मतलब उसको बर्डन मान के काम करते हैं तो उतना आप नहीं कैप्चर कर पाते, लेकिन जब आप नॉर्मलाइज कर देते हैं चीज़ों को, अरे 20 क्वेश्चन ही तो है अभी फटाफट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप इस फीलिंग के साथ जब क्लास में जुड़ेंगे 20 क्वेश्चन तो ये है अभी हम कर देंगे, अभी नहीं आएगा तो मैम बता देंगी, इस थिंकिंग से जुड़ेंगे फ्रेंड्स तो आपको मज़ा भी आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे मित्र मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत धैर्य से सुना। थैंक्स अ लॉट।